तो राजीव, शुरुआत सबसे पहले आपसे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति, वहां के समीकरण और जिस तरह से अब दूर की राजनीति के बारे में जो सोचते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति है, विधानसभा चुनाव, लेकिन प्रयोग जो हरियाणा से ये शुरू हो रहा है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? विधानसभा चुनाव में भी हमें एनडीए वर्सेस इंडिया नजर आएगा। ऐसे में यहां नफा नुकसान किसके लिए होता हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस आम आदमी पार्टी का यह गठबंधन लोकसभा में विफल रहा पूरे तरीके से, अब विधानसभा में यह प्रयोग, यहां पर अगर आम आदमी पार्टी इस गठबंधन में है तो कहां मजबूत नजर आ रही है हरियाणा में, और कांग्रेस के लिए यहां पर कितनी ये फाइट और इजी दिखती है? हालांकि मजबूत है और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद और ज्यादा उत्साहित यहां पर कांग्रेस नजर आ रही है। देखिए पूजा, पहली बात तो ये है कि जब भी लोकसभा के चुनाव पीछे, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय परिदृश्य में आने के बाद, एक बात बहुत कॉमन कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी का जहां बीजेपी के साथ आमने सामने की टक्कर होती है, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। और कई बार 2014, 19 और 24 के चुनाव में, इवन 24 के चुनाव में भी ये बात इस तरीके से कही गई। लेकिन 2024 में कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी और बराबर की टक्कर दी। उसमें अगर आप देखेंगे तो अकेला राज्य आपको दिखाई देगा हरियाणा, जिसमें बराबर की टक्कर हरियाणा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की हुई। पहला फैक्ट तो ये है। दूसरी बात यह है, अगर लोकसभा चुनाव में आप देखें तो दूसरी पार्टियों के जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा, अगर समाजवादी पार्टी का देखें, टीएमसी का देखें, एनसीपी का देखें, हालांकि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा उद्धव ठाकरे से, तो सामने सामने टक्कर में ये बात कही जाती है। और हरियाणा वो राज्य है जिसमें बराबर की टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आमने सामने की हुई और नतीजा बराबरी पर छूटा। अब 2024 के चुनाव के नतीजे ऐसे आए हैं, जो हारा है वो भी खुश है, जो जीता है उसकी तो सरकारी है। लेकिन हारने वालों का हौसला भी देख के ऐसे लगता है जैसे उनकी केंद्र में सरकार बनी है। तो उनकी भी खुशी या उनका भी उत्साह, ऐसा जनता का जनादेश है कि हर पार्टी में एक अलग तरह का उत्साह का माहौल है कम्युनिस्टों को छोड़ के। तो अभी जो हरियाणा में चुनाव है, इसका इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर है, पहली बात। दूसरी बात, ये दो राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर के नतीजों पर पूरे देश की राजनीति पर वो असर नहीं पड़ता है या उस तरह का सेंटिमेंट नहीं आता है, लेकिन इन दो राज्यों के चुनावी नतीजे का इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा उपचुनाव पर होगा। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो भी इसी साल होने, यानी 31 दिसंबर के पहले ये सारे चुनाव होने जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, महाराष्ट्र के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। तो इसका असर सीधे सीधे उन तीनों राज्यों के नतीजों पर पड़ेगा और हरियाणा इसीलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक मजबूत गठबंधन के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है और वहां पर उनकी मजबूत स्थिति रहेगी अभी आज के हिसाब से। और बीजेपी की जो टिकटों का बंटवारा हुआ उसमें आपने देखा ही, पूरे देश ने देखा किस तरह का असंतोष है और उनके तमाम 2-4 सीनियर लीडर भी बागी बन के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो हरियाणा का इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं बार बार आपके कार्यक्रम में कह रहा हूँ कि आज करीब करीब 5 दिन हो गए केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी, जिसमें प्रधानमंत्री शरीक हो और वहां पर सीटों के पर नाम तय हो जाए और 5 दिन बाद तक नाम घोषित न किया जाए, ऐसा पिछले 10 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, जहां तक मैं देख रहा हूं। और इसके पहले कश्मीर के चुनाव में जारी होने के बाद वापस लेना पड़ा, यह भी 10 साल में पहली बार देखा गया। तो निश्चित तौर पर इसका मतलब दबाव भारतीय जनता पार्टी पर है। टिकटों के बंटवारे का दबाव इस तरह, चूंकि मैं हरियाणा के बहुत सारे 22 जिले हैं तो मैं करीब करीब 12-14 जिलों तक जा ही चुका हूं। जमीन पर स्थिति यह है कि टिकटों का बंटवारा हरियाणा की लड़ाई को बहुत हद तक तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए दूसरे दलों से आए बड़े नेता अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए बड़ी तगड़ी लामबंदी कर रहे हैं। चाहे कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए, चाहे किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए, चाहे राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी के लिए, यानी अपने बेटा बेटी के लिए जो दूसरी पार्टियों से, खासकर कांग्रेस से आए लोग हैं,
पिछले एक दशक में हरियाणा से, वो अपने परिवार के लोगों के लिए अच्छे खासी संख्या में टिकट चाहते हैं और अपने समर्थकों के लिए भी लामबंदी बीजेपी के भीतर कर रहे हैं। और बीजेपी के अपने 40 सिटिंग विधायक हैं। आपने देखा जेजेपी के सिटिंग विधायकों को बीजेपी में शामिल कराया तो उनको भी टिकट देना पड़ेगा। ये बीजेपी की अपनी एक परेशानी है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की परेशानी ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में करीब करीब इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने हरियाणा को दे रखा है, ऐसा लगता है। और वो कतई नहीं चाहते, जितना मुझे जानकारी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कतई नहीं चाहते कि किसी भी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो। वो कांग्रेस पार्टी को अकेले दम पर बहुमत मिलते हुए देख रहे हैं। हालांकि पिछली बार भी उनका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन इस बार उन्हें लगता है कि पिछली बार जब विपरीत परिस्थितियों में और बहुत कम समय मिलने पर 31 सीटें मिल गई थी, तो इस बार 45 से ज्यादा सीटें पाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो पता चला है, कांग्रेस की जो पहली बैठक बड़ी हुई हरियाणा पर, 2 बैठकें उनकी भी हो चुकी, उनके भी लिस्ट नहीं आए। खाली ये सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिलती, इतने पर चर्चा हुई, इतने नाम फाइनल हुए, लेकिन नाम जारी करने की हिम्मत अभी कांग्रेस पार्टी को भी नहीं हो पा रही है। कम से कम 5000 लोग हरियाणा के इस वक्त दिल्ली में रोज हैं। हरियाणा भवन से लेकर, हुड्डा के घर से लेकर, शैलजा के घर से लेकर और कांग्रेस मुख्यालय सुरजेवाला के घर तक 5000 आपको लोग मिल जाएंगे घूमते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में प्रचलन में, बीजेपी में तो आप इस तरह की भीड़ नहीं देख पाते, कार्यालय में रहते हैं। तो कुल मिला जुला के कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव तकरीबन पूरे देश में लड़ा गया, आमने सामने की टक्कर, यानी 2 तरफा केवल लड़ाई हो, वोटों का विभाजन सिर्फ 2 तरफ हो, सीटों का विभाजन सिर्फ 2 तरफ हो, इसलिए आम आदमी पार्टी को एक शक्ति मानते हुए उन्हें 6-7 सीटें देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी 10 सीटें लेना चाहती है। उसका ये कहना है कि हरियाणा में एक लोकसभा पर 9 सीटें आती हैं और वहां पर 10 लोकसभाएं और 90 विधानसभा, तो एक सीट पर 9 सीट विधानसभा की आती है। जब आपने लोकसभा गठबंधन में हमें सीट एक दी थी, तो हमें विधानसभा में भी 9 विधानसभा दीजिए। इस तरीके का तर्क उनका है। वो 7 से 10 के बीच में कहीं आंकड़ा बैठेगा और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में ये लड़ाई चाहते हैं, ताकि सीटों का बंटवारा, वोटों का बंटवारा केवल 2 तरफ हो, या तो प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी की तरफ हो, या उनका एंटी वोट जो है वो एक जगह ही रहे। इसलिए ये दो ही फोर्स होनी चाहिए चुनाव में। आपने देखा 292 एनडीए को मिला और 241 इंडिया गठबंधन को मिला, तो करीब करीब सारी सीटें 90% से भी ज्यादा, आप 10 सीटों 12 सीटों को छोड़ दीजिए, तो यही 2 तरफ सीटों का बंटवारा 15 सीटों को छोड़ दीजिए तो होता है। इसी तर्ज पर राहुल गांधी मोदी और बीजेपी विरोधी वोटों का बिखराव न हो और आम आदमी पार्टी को एक ताकत के तौर पर देखते हुए उन्हें 7 से 9 सीटों के बीच में गठबंधन की बातचीत चल रही है। जहां तक मुझे पता है 1-2 दिन में, मतलब 5 तारीख के पहले ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है राजीव, अपने बहुत अच्छे से वहाँ के मौजूदा राजनीतिक स्थिति को बहुत अच्छे से आपने दर्शकों के सामने रखा है।